In question number 14, this was again a fairly easy question. You have to make B the subject. So B को सब्जेक्ट बनाने से पहले हमें यहाँ से 5 हटाना पड़ेगा एंड 5 सिंस इस साइड पे डिवाइड हो रहा है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 5c इक्वल्स 3b स्क्वायर माइनस 2a. अब माइनस 2a वो जब उस साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 5c प्लस 2a equals 3b square. Let's just write this again nicely. 3b square equals 5c plus 2a. b square को अगर सब्जेक्ट बना लिया जाए तो ये हो जाएगा 5c plus 2a upon 3. Now remember इधर हमारा b अभी सब्जेक्ट बना नहीं है. b को सब्जेक्ट बनाने के लिए we'll have to get rid of the square, so for which we'll have to square root both sides. So b will be equal to square root. अच्छा ये याद रखें कि इसमें जो स्क्वायर रूट आएगा वो पूरे पे आएगा. अक्सर मैंने कुछ पेपर्स देखे थे जिसमें स्क्वायर रूट बच्चों ने सिर्फ न्यूमरेटर पे लगाया था. दैट्स इनकरेक्ट. पूरे पे स्क्वायर रूट आएगा. सो आवर फाइनल आंसर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 5c plus 2a upon 3. ये हमारा फाइनल आंसर है. Alright, now question number 15. क्वेश्चन नंबर 15 में हमने बनाना है हिस्टोग्राम. अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में मेरा आपको मशवरा ये है कि हमेशा ना जो चीज़ आपने बनानी है उसको आप अंडरलाइन कर दें. बिकॉज अक्सर मैंने पेपर में देखा है कि कोई जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बना रहा है, कोई जो है पॉलीगॉन बना रहा है. सो मेक श्योर दैट यू गाइस अंडरलाइन व्हाट यू हैव टू ड्रॉ. ठीक है. अच्छा, अब हिस्टोग्राम बनाने का मतलब है कि वाई एक्सिस पे जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ली जाएगी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. अब प्लीज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला हमेशा याद रखें कि वो बराबर होती है फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ. ना फ्रीक्वेंसी अब हम एक काम करते हैं, प्लॉट करने से पहले ना हर इंटरवल का हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल लेते हैं. अब अगर इस पहले वाले इंटरवल की बात की जाए सो द फ्रीक्वेंसी इज 10 और जो हमारी क्लास विड्थ है, क्लास विड्थ बेसिकली होता है आपको जो इंटरवल में डिफरेंस आ रहा होता है ना, जैसे 0 से लेके 10 तक जो डिफरेंस होगा वो 10 होगा. तो 10/10 क्या हो गया, 1 हो गया. सही है. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं इसमें मेरी एक और भी वीडियो है. अगर मौका हुआ तो मैं इंशाल्लाह उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा. यू गाइस कैन वॉच इट देयर. एंड नेक्स्ट टेबल की बात करें, नेक्स्ट बॉक्स की बात करें तो इसमें जब हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो कैलकुलेट करेंगे 15 डिवाइड बाय 10 विच इज इक्वल टू 1.5. अच्छा, इसमें मैंने नोट किया कि अक्सर बच्चों ने मिड पॉइंट का इस्तेमाल किया. मिड पॉइंट का इस्तेमाल याद रखें हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ जब करते हैं जब हमें मीन निकालना होता है. और इसका सवाल इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली पेपर 2 में आया हुआ है और वो इंशाल्लाह अगर मैं पेपर 2 की मैंने वीडियो बनाई तो उसमें मैं डिटेल से और कवर कर दूंगा. थर्ड इंटरवल में आते हैं, उसके लिए हम करेंगे 10 डिवाइड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 2. फोर्थ पे हम करेंगे 12 डिवाइड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 2.4. फिर हम करेंगे 16 डिवाइड बाय 20 जो कि थोड़ी देर के लिए हो जाएगा 8/10 जो कि हो जाएगा 0.8. ठीक है. अब आते हैं नीचे. अब 0 to 10 है, उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 1. सो दैट मीन्स उस डब्बे को हम कहाँ तक लेके जाएंगे, उस डब्बे को हम लेके जाएंगे 1 तक. ठीक है ना. 10 to 20 हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज 1.5. सो दैट मीन्स उसको हम लेकर जाएंगे 1.5 तक और 1.5 का मतलब है 1 एंड देन 5 बॉक्सेस मजीद ऊपर. तो दिस आई बिलीव, लेट मी डबल चेक, 1 2 3 4 5. यप, दैट्स 1.5. सही है ना. 20 to 25 25 यहाँ पे होगा, ये जाएगा 2 तक. ठीक है ना. सो दैट्स 2. देयर यू गो. उसके बाद 25 to 30 इज 2.4. सो दैट मीन्स वो 2 से 1 2 3 4 डब्बे ऊपर जाएगा तो 2.4 हो जाएगा. एंड देन फाइनली 30 to 50 0.8 और 0.8 का मतलब है 1 से 2 बॉक्सेस नीचे. सो हियर वी हैव 0.8. तो ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम बेसिकली. ठीक है, आगे चलते हैं. By writing each number correct to one significant figure, estimate का मतलब कि आपने एग्जैक्ट आंसर नहीं देना. एंड सिंस हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है तो हम एग्जैक्ट आंसर दे भी नहीं सकते. आपने एक अंदाजन वैल्यू बतानी है. तो 71.8 जो है वो या तो 70 बन सकता है या 80 बन सकता है. अब ज़ाहिर है 80 की तो ये बहुत दूर है तो हम इसको लॉक कर देंगे 70 पे. 32.4 जो है ये या तो 30 बन सकता है या 40 बन सकता है. अब 40 से ज़्यादा दूर 30 के ज़्यादा करीब है एज कम्पेयर टू 40. सो वी लॉक इट एट 30. 0.198 या तो हम इसको 0.1 रहने दे सकते हैं या हम इसको 0.2 रहने दे 2 कर देंगे. तो अब सिंस 1 के फ़ौरन बाद 9 है तो ये बन जाएगा हमारा 0.2 स्क्वायर. सो 70 माइनस 30 इज 40. अब 0.2 स्क्वायर आप अक्सरियत ने निकाली हुई है 0.4. दैट्स एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. 0.2 स्क्वायर अगर आपने निकालना है तो आप इसको लिखें 0.2 इंटू 0.2. थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, यहाँ पे है डेसिमल. सही ना. आप 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आएगा 4. अब आप देखेंगे टोटल डेसिमल प्लेसेस कितनी है. तो टोटल डेसिमल प्लेसेस है हमारे पास 2. तो डेसिमल को 2 प्लेसेस पीछे लाएं तो आपका आंसर हो जाएगा 0.04.
अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें भी आपने ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं इस्तेमाल करनी, आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है 100 से। अच्छा, वाई डिड आई चूज 100? बिकॉज मुझे इसको इंटीजर बनाना है। तो 40 ऑलरेडी इंटीजर है, लेकिन सिंस मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया बाय 100, आई थिंक एक जीरो ज़्यादा लगा दिया, सिंस मैंने 40 को 0.04 को मल्टीप्लाई किया बाय 100, तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 4000 ओवर 4 विच इज़ इक्वल टू 4 1 4 4 1 4 और तीनों जीरो कैरी फॉरवर्ड, सो दैट्स इक्वल टू 1000। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी खैर से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 17 साइमल्टेनियस इक्वेशन, इस पे भी मेरी एक वीडियो है, I'll again share लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सही है, वो भी देख लीजिएगा। बट यहाँ पे भी मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ, साथ साथ समझा भी देता हूँ। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, आपने एलिमिनेशन यूज़ करनी है आप एलिमिनेशन यूज़ करें, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है सब्स्टिट्यूशन यूज़ करें, इट्स एंटायरली अप टू यू। मैं अपनी आसानी के लिए हावेवर आई प्रेफर टू यूज़ एलिमिनेशन, ठीक है ना। अच्छा, एलिमिनेशन भी मैंने अपनी तरफ से फैसला किया है कि मैं y को एलिमिनेट करूँगा, ठीक है। इसके लिए मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस इक्वेशन को -2 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से। तो आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी -4x -4y इक्वल्स टू -8। दूसरी इक्वेशन आपकी बन जाएगी 9x प्लस -4y मैंने गलत लिख दिया, लेट्स गो बैक टू इट, लेट्स ये बन जाएगा आपका -6y, अब सही है। और दूसरी इक्वेशन आपकी बन जाएगी 9x plus 6y equals to 33, ठीक है। नाउ लेट्स ऐड द टू इक्वेशंस सो दैट ये एलिमिनेट हो जाएं। -8 plus 33 will give you 25, -6 plus 6 cancels out and -4x plus 9x will give you 5x, सही है ना। so 5x equals 25, x equals 25 upon 5, so 25 upon 5 is 5, ठीक है। अब कोई सी भी दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन उठाएं आप और उसमें आप x की वैल्यू रख दें to figure out the value of y. So 2 into 5 plus 3y equals to 4. 3y equals to 4 minus 10. So 3y equals to -6. Y equals to -6 upon 3, which is equal to -2. And there you have the value of y. Okay. Question number 18. अच्छा, अब इसमें I got to see some weird looking answers, say frankly speaking. And वो क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। वो ये कि कुछ बच्चों ने किया कि 2x plus 1 equals to 22 और x plus 4 equals to 22। Now I know where this is coming from, लेकिन देखो एक बात याद रखो कि ये जो हम करते हैं ना, ये हम सिर्फ जब करते हैं जैसे अगर ये होता ना 2x plus 1 into x plus 4 equals to 0, तो आपकी बात बिल्कुल सही थी कि हम कहते हैं कि ठीक है भाई 2x plus 1 equals to 0 और x plus 4 equals to 0, लेकिन जब तक equals to के बाद 0 नहीं है हम उसको उस वैल्यू से इक्वेट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। सो रिमेंबर दैट। इसको सॉल्व करने के लिए हमें ब्रैकेट्स को एक्सपैंड करने पड़ेंगे, सही ना। ब्रैकेट एक्सपैंड करके ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग से, और मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करके हम x की यहाँ पे दो वैल्यूज लिखेंगे, सही है। तो शुरू करते हैं। 2x into x हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x into 4 हो जाएगा प्लस 8x, 1 into x हो जाएगा प्लस x प्लस 4 equals to 22, so 2x square plus 9x minus 18 equals to 0, सही ना। -18 ऐसे आया कि 4 minus 22 हो गया। अब फैक्टर्स ऑफ -18 into 2 करेंगे तो हो जाएगा -36। अब -36 के ऐसे फैक्टर्स बताएं, मतलब ऐसे दो नंबर्स बताएं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -36 आए और ऐड करें तो 9 आए। तो ऐसे एक ही नंबर होगा, दो नंबर्स जो होंगे वो होंगे एक +12 और -3। क्यों? क्योंकि 12 - 3 जब करेंगे तो +9 आएगा। सो 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। इस पेयर में से हम 2x कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 6। इस पेयर में से हम -3 कॉमन निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो 2x माइनस 3 इंटू x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब कि x हो जाएगा 3/2 के बराबर, या फिर x हो सकता है -6 के बराबर। यहाँ पे लिख देते हैं दो आंसर्स, 3/2 और -6, एंड देयर वी हैव इट। क्वेश्चन नंबर 18 इज डन। क्वेश्चन नंबर 19, नेट्स। अब नेट्स आई एग्री, इसकी हमने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी तो इस वजह से आप लोगों ने हो सकता है इसमें गड़बड़ की हो, बट अगेन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट। बेसिकली सबसे पहले तो हम इस शेप को गौर से देखते हैं, ठीक है ना। लेट्स नॉट वरी अबाउट कि इसका आंसर क्या होगा, पहले इस शेप को ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। दिस इज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। द क्रॉस सेक्शन इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड 6, 8 and 10 सेंटीमीटर।
On the grid, draw a net of a prism. Use a scale of 1 centimeter to represent 2 centimeter. That means कि ये जो 6 है ये basically 3 boxes लेगा, ठीक है ना. 8 जो है वो 4 boxes लेगा और 10 जो है वो 5, 12 जो है वो 6, ठीक है. अच्छा, अब ये एक triangular prism है. इसमें हमारे पास होंगे a total of 1 2 3 4 5 faces, जिसमें से 3 rectangles होंगे और 2 आपके triangles होंगे. सही है. अब बनाते हैं इसका नेट. अच्छा, अब हमें कौन सा दिया हुआ है? हमें वो फेस दिया हुआ है जिसके डायमेंशंस हैं 12, ठीक है, क्योंकि 6 बॉक्सेस है ना, सो दैट मींस 12 सेंटीमीटर. एंड ये है आपका लफलक करे 1 2 3 4, सो दैट्स 8, ठीक है. तो 12/8 मीनिंग कि जो बेस है ना वो आपकी बनी हुई है, ठीक है. अच्छा, अब बेस के ऊपर भी एक रेक्टेंगल आएगा. कौन सा रेक्टेंगल आएगा उसको जरा मैं रेड से आउटलाइन कर देता हूँ. वो ये वाला रेक्टेंगल आएगा, सही है ना. और बेस के नीचे भी एक रेक्टेंगल आएगा. पहले ऊपर वाला बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. अब ऊपर वाला जो रेक्टेंगल होगा वो होगा 12/6 का, सही है ना. सो 12 तो ऑलरेडी है. अब 6 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 6 रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेंगे 3 बॉक्सेस, सही है. तो ये ऊपर आ गया. नीचे भी एक रेक्टेंगल आएगा और नीचे जो रेक्टेंगल आएगा उसकी डायमेंशंस होंगी 12/10. अब 12 तो हमारी ऑलरेडी बनी हुई है. 10 बनाने के लिए हम 1 2 3 4 5 बॉक्सेस नीचे ले जाते हैं. सो देयर वी हैव इट. 3 फेसेस हमने बना दिए. 2 रेक्टेंगल्स और बनाने. अच्छा, अब रेक्टेंगल बनाने के लिए ये ट्रिक याद रखें, वो ये कि ये आपकी 3 बॉक्सेस है ना, यहाँ 6 सेंटीमीटर ना. सो दैट मीन्स यहाँ पे भी जो रेक्टेंगल की लेंथ आएगी वो भी क्या होगी? वो भी इसके बराबर होगी. क्यों? क्योंकि अगर बराबर नहीं होगी तो ये शेप बंद ही नहीं होगा. सो दैट मीन्स यहाँ पे भी आपका एक रेक्टेंगल आएगा. और अब हाइपोटेन्यूज क्या होगी? उसकी हाइपोटेन्यूज होगी 10. और नोट करें कि ये जो 10 बनेगी हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल हो गया. ये 10 और ये 10 दोनों बराबर हो गई, तभी ये बंद होके एक के ऊपर एक आएगा, वरना एक आगे जाएगा एक पीछे जाएगा, ठीक है. और यही चीज़, इसी चीज़ को आप रेप्लिकेट करते हैं ऑन द राइट हैंड साइड एज वेल. सो देयर वी हैव इट. ये हमारा पूरा नेट बन गया और हमारे 2 मार्क्स भी आ गए. क्वेश्चन नंबर 20, ट्रांसफॉर्मेशन. पार्ट ए बहुत आसान. सिर्फ ए को आपने ट्रांसलेट करना है -4 और 1 के वेक्टर से. -4 का मतलब कि आप हर पॉइंट को 1 2 3 4 लेफ्ट ले जाएं और 1 का मतलब कि एक डब्बा ऊपर ले जाएं, ठीक है. एक पॉइंट मैंने जिस तरह से बताया आप लोगों को कि एक पॉइंट कर लें, बाकी आप लेंस यूज़ करके बना सकते हैं कि 2 राइट पे एक पॉइंट है और 2 नीचे एक पॉइंट है, और जो है यहाँ से 1 2 3 4 लेफ्ट पे, और इसको बना दें. तो ये हमारा पार्ट ए का आंसर आ गया, ठीक है. मैं ये पहाड़ जो बनाया मैंने ये मिटा देता हूँ. देयर यू गो, ठीक है. सो हियर्स पार्ट ए डन. एक मार्क आ गया. ड्रॉ द इमेज ऑफ शेप ए आफ्टर एनलार्जमेंट विद स्केल फैक्टर -1/2. अच्छा, एनलार्जमेंट पे मेरी कॉम्प्रिहेंसिव सी प्लेलिस्ट है, वो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं. एंड उससे आपको एनलार्जमेंट के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे. बट अगेन लेट्स सॉल्व पार्ट बी. शेप ए को हमने एनलार्ज करना है विद स्केल फैक्टर -1/2. अच्छा, -1/2 का मतलब ये है कि जो हमारी इमेज होगी वो एक तो छोटी होगी और माइनस की वजह से जो जिस साइड पे होगी वो ऑपोजिट साइड पे होगी ऑफ द सेंटर. अच्छा, सेंटर क्या है? 1 0. तो सबसे पहले तो हम अपने सेंटर पे एक मार्क लगा देते हैं एक्स से. लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर, सही है. अच्छा, अब एनलार्ज कैसे करें? अगेन एक पॉइंट कर लेते हैं, बाकी कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ. लेट्स से मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ, सही है ना. तो ये जो है ये 2 यूनिट्स नीचे है. अब 2 को अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो तो हो जाएगा 1, ठीक है. लेकिन बेयर इन माइंड कि ये -1/2 है सॉरी. तो इसका आंसर आएगा -1. अब -1 का क्या मतलब है? -1 का मतलब सिर्फ ये है कि जो इमेज बनेगी वो ऑपोजिट साइड पे बनेगी, ठीक है. तो अगर मैं इसको p कह देता हूँ तो ये मेरा p प्राइम हो गया. अच्छा, इसको ये अगर हमारा q प्राइम है तो q प्राइम जो है वो p के 2 यूनिट्स राइट पे है. तो इमेज जो होगी वो आपकी 2 के बजाय 1 हो जाएगी और राइट के बजाय लेफ्ट पे हो जाएगी, ठीक है. तो ये एक्चुअली q प्राइम मैंने गलत कह दिया, ये q है, ये हमारा q प्राइम है, सही है ना. अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम इसको हम कह देते हैं r और इसको हम कह देते हैं s. s जो है आपका वो p से 2 यूनिट्स नीचे है. अच्छा, जब एनलार्ज स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 नहीं रहेगा, वो अब 1 हो जाएगा और नीचे के बजाय वो कहाँ होगा? नीचे के बजाय वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है. सो दैट मीन्स हमारा जो s होगा वो बेसिकली इधर कहीं होगा हमारा s. तो ये हमारा s प्राइम आ गया. r जो है आपका s और r के बारे में अगर बात की जाए तो r जो है वो s से 4 यूनिट्स राइट पे है.
अब जब आधा हो जाएगा तो 4 के बजाय 2 हो जाएगा और राइट के बजाय कहाँ हो जाएगा, राइट के बजाय लेफ्ट पे हो जाएगा। तो ये हमारा जो ए ट्रेपीजियम ए है या शेप ए है वो एनलार्ज होके स्केल फैक्टर हाफ से एनलार्ज होके यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट बी भी सॉल्व हो गया। C. Shape A is mapped onto shape B by a single transformation P. Describe fully the transformation. अच्छा, अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है देखें, इसको बेसिकली जो कन्फ्यूजन होती है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को वो होती है हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। इसका एक सिंपल सा तरीका है, वो ये कि आप हर ऑब्जेक्ट को उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज से ज्वाइन करें और देखें कि क्या सारी लाइंस पैरेलल हैं या नहीं। सारे ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, 2 ही करके देख लें या चलें 3 करके देख लेते हैं। तो अब सिंस पैरेलल हैं, if the answer that is yes, meaning that if they are parallel, how do you spell parallel? Yeah, parallel. So that means that it is in fact reflection. ठीक है, so एक चीज़ हमने बता दी वो ये कि रिफ्लेक्शन है। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन का ये आपने कह देना, अगर आपने ये कहा है तो आपको 1 मार्क ज़रूर मिल गया होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन के साथ साथ आपने ये ज़रूर बताना है कि कौन सी लाइन से रिफ्लेक्ट हुआ है। अच्छा, अब ये जो लाइंस मैंने बनाई हैं रिफ्लेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम हर ऑब्जेक्ट और उसका मिड पॉइंट निकालते हैं। तो अगर मिड पॉइंट्स की बात की जाए तो इस लाइन का मिड पॉइंट ये होगा, इस लाइन का मिड पॉइंट ये होगा, इस लाइन का मिड पॉइंट ये होगा। तो हम देख के बता सकते हैं कि ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो इस लाइन से रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो कि अभी मैंने राइट से बनाई है। और ये कौन सी लाइन है, ये है एक्स एक्सिस। अच्छा, अब आप ये भी लिख सकते हैं line of reflection is the x-axis, or you can write about x-axis, or if you want to write down the equation of x-axis तो आप ये भी लिख सकते हैं y equals to 0. Remember x-axis की equation होती है y equals to 0 और y-axis की equation होती है x equals to 0. सही है ना। Part 2, find the matrix representing transformation P. अच्छा, matrix अगर आपको याद नहीं है तो that's very good, in fact याद आपने करनी भी नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम ये पॉइंट्स लेते हैं ए बी और इस पर ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको बना भी लेते हैं, इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है, 1 मिनट ही ऊपर लगेगा बट एटलीस्ट सही हो जाएगा। अब अगर मैं इन पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करता हूँ अबाउट द एक्स एक्सिस और y इक्वल्स टू 0, तो ए जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इनवेरिएंट हो गया सिंस इट्स लाइंग ऑन द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। बी हाउएवर रिफ्लेक्ट होके एक्स एक्सिस से इधर आ जाएगा, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 -1। सो 0 -1 हमारे बी प्राइम के कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो 1 0 0 -1। मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन पे भी मेरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, यू गाइस कैन वॉच दैट, यू विल फाइंड इट इन द ट्रांसफॉर्मेशन प्लेलिस्ट। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में सर्कल प्रॉपर्टीज। अब सर्कल प्रॉपर्टीज का इतना तो मुश्किल सवाल नहीं था ये, I've seen worse frankly speaking, so this was okay, it was challenging but not that difficult. ठीक है, so let's read the question. A, B, C, D and E are points on the circumference of circle center O. Tangent AF, tangent very important, tangent से related एक property भी है और वो क्या है कि जब भी radius और tangent meet करते हैं make an angle of 90 degrees. So here we have a 90 degree angle. ठीक है, पहले से ही बना दें तो अच्छा हो जाएगा। O is the midpoint of AD, alright, O is the midpoint of AD, very good. DO is 138 and BEO is 12, right, we can see that. Find EAD. EAD, अच्छा जी, EAD अगर आपको चाहिए है तो EAD को हम एक काम करते हैं, पहले ज़रा मार्क कर लेते हैं। EAD is basically this angle, ठीक है। अच्छा, ये एंगल 1 सेकंड में आ सकता है, वो ये कि अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद हो दैट एंगल एट द सेंटर विच इज़ 138 is basically twice the angle at the circumference. So circumference का ये डबल एंगल है जो सेंटर पे बना हुआ है which is 138. That means ये मैं कैसे निकालूंगा, ये मैं निकालूंगा 138 को आधा करके। So 138 का आधा क्या हो जाएगा, 138 का आधा हो जाएगा 6 and 1 carry 69. There you go. So 69 degrees is EAD. EAF, अच्छा EAF ये वाला एंगल है। अब हम ये पहले हम 90 मार्क कर चुके थे, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, सीधे 90 में से 69 माइनस करना होगा which is equal to 21 degrees. So there we have it, 21 degrees. So very smooth so far. BEA, अच्छा एक काम करते हैं, इसको ज़रा मिटा देते हैं। BEA ये वाले एंगल की बात हुई। अच्छा नोट करें, ये हम निकाल चुके हैं, राइट, ये 69 था। अब OAE जो है वो एक isosceles triangle है। How do I know that? Because OE and OA are both radii of the same circle, so that means ये दोनों लेंस आपस में इक्वल होंगी और उसकी वजह से उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये पूरा एंगल हमारा 69 होगा
एंड BEA के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 69 में से हमें 12 माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 57 डिग्रीज. सो BEA is 57 degrees. Alright, now let's do the next and the final part, which is BCD. Alright, BCD कौन सा एंगल है, पहले ज़रा वो मार्क कर लेते हैं. BCD है ये वाला एंगल, ठीक है ना. अच्छा, अब ये एंगल कैसे निकालें? लेट्स थिंक. BCD के लिए हम एक काम करते हैं. let me think. ये एंगल जो है ये 90 होगा, ठीक है. there's no debate about that. Why? Because it's opposite the diameter, ठीक है, number one. Now remember, एक प्रॉपर्टी है सेम सेगमेंट वाली. let me use a different color to highlight that. अब सेम सेगमेंट वाली जो प्रॉपर्टी है वो ये है बेसिकली, ठीक है, जिसको हम बो टाई से भी याद रखते हैं, ठीक है. तो इफ दिस एंगल राइट हियर इज 57, तो ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल भी 57 होगा, ठीक है. अच्छा, ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ ये आप भी आपको समझ आ जाएगा. बेसिकली BAD एक ट्राइंगल है जिसमें से एक एंगल 90 है, एक 57 है. सो तीसरा एंगल हम दोनों को ऐड करके 180 से अगर माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 33 डिग्रीज, ठीक है. सो ABCD क्या बन रहा है, ABCD बन रहा है एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. और अगर आपको सर्कल प्रॉपर्टीज याद हों तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बेसिकली वो क्वाड्रिलैटरल होता है जिसकी चारों वर्टिसेस जो हैं वो सर्कमफ्रेंस को टच कर रही होती हैं. एंड इफ दैट हैपेंस टू बी द केस, तो जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होंगे, मीनिंग A और D का जो सम होगा ना वो 180 के बराबर होगा. सो दैट मीन्स BCD plus 33 equals 180. So if I solve for BCD, तो BCD होगा 180 minus 33, which is basically equal to 147 degrees. So here we have the value of BCD, which is 147 degrees. So ये हमारा question number 21 भी हो गया. Now let's do question number 22. A plane leaves London on a flight to Dubai. The plane lands in Dubai where the local time is 17:20. The flight time is 6 hours and 50 minutes. The flight time is 6 hours and 50 minutes. The local time in Dubai is 3 hours ahead of the local time in London. Calculate the local time in London when the flight left. Okay. Now, अब एक काम करते हैं हम. The local time in Dubai is 3 hours ahead of the local time in London. ठीक है. सो हमें क्या करना होगा, हमें पीछे आना होगा, ठीक है. ये जो आपको टाइम दिया हुआ है 17:20, ये आपको कहाँ का दिया हुआ है, ये आपको दुबई का टाइम दिया हुआ है, और हमें निकालना है लंदन का डिपार्चर टाइम. तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, 17:20 में से 3 आवर्स लेस कर देते हैं. क्यों? क्योंकि दुबई का जो टाइम है वो 3 घंटे आगे है, तो हम 3 घंटे पीछे जाना चाह रहे हैं, तो हम लेस कर देंगे. सो 20 ये रहा, and 7 minus 3 is 4, तो ये हो गया 14:20. Now 14:20 is basically the arrival time, और कौन सा, the London local time, ठीक है. अच्छा, ये 14:20 है आफ्टर जर्नी, ये मतलब ये 14:20 पे जहाज आया है 6 घंटे 50 मिनट की ट्रैवलिंग के बाद. सो दैट मीन्स अब अगर आपको डिपार्चर टाइम निकालना है तो आपको क्या करना होगा, आपको 6 hours 50 minutes इसमें से लेस करना होगा. तो 0 minus 0 is 0 and wait a minute, ये तो हम कर ही नहीं सकते, इसमें तो मसला है वो ये कि you can't subtract 50 from 20. तो हम एक काम करते हैं, नो बिग डील, हम 14:20 में से बोरो कर लेते हैं 1 घंटा, तो ये हो जाएगा 13, और वो 1 घंटा जो है वो मिनट्स में कन्वर्ट होकर 20 के पास चला जाएगा, तो हो जाएगा 80. इसमें से हम बआसानी 650 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो 0 minus 0 is 0, 8 minus 5 is 3, 13 minus 6 is 7. सो क्या आंसर आया हमारा, 0730. ठीक है, AM PM लगाने की ज़रूरत नहीं है, since it's a 24-hour clock. At one time during the flight, the temperature inside the plane was 17 degrees Celsius. The temperature outside the plane was minus 43. Work out the difference. अच्छा, difference में आपने सिर्फ और सिर्फ माइनस करना है. You don't have to worry about कि साइन कौन सा लगाना है, हमेशा पॉजिटिव ही होगा. तो higher value, higher temperature, which is 17, में से हम माइनस करेंगे the lower temperature. तो 17 minus minus 43. माइनस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, बट दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम. 17 plus 43 is basically equal to 60. So 60 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आ गया पार्ट बी का. Part C. The plane leaves London where the temperature outside is 17 degrees Celsius. The plane rises to a height where the temperature outside is minus 43 degrees Celsius. The temperature decreases by 2 degrees Celsius with every increase of 300 meter in height. अच्छा, यहाँ पे जो temperature decrease आया वो 17 से हो गया क्या, minus 43. तो कितने का डिक्रीज आया, 60 डिग्री सेल्सियस का डिक्रीज आया, जो अभी हमने पीछे भी निकाला. अच्छा, अब इसके मुताबिक हर 2 डिग्री सेल्सियस का फर्क आएगा जब
प्लेन जो है वो 300 मीटर्स की हाइट पे पहुंचेगा, मतलब एवरी 300 मीटर्स असेंड will lead to a decrease in 2 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो 60 डिग्री असेंड जब 60 डिग्री सेल्सियस जब होगा उस वक्त किस हाइट पे होगा, वी डोंट नो दैट। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 60 इंटू 300 अपॉन 2, 2 ones are, 2 30s are, so 30 into 300 is 9,000 meters, and that's our final answer. 23 matrices, very easy given that you know how to multiply two matrices, ठीक है। उसके लिए हम करते हैं row into column, so 2 multiply होगा 4 से, so that's minus 4 से, so that's -8, plus a multiply होगा 3 से, so that's 3a। अब यही row multiply होगी बराबर वाले column से, so that's 2b plus 2a। अब नीचे वाली रो की बारी है, तो -4 से जब मल्टीप्लाई होगा, so that's 12 plus 3, and then -3 into b is -3b plus 2, ठीक है ना। ये बराबर है किसके, 7 10 15 2 के। अब हम सिर्फ वही उन्हीं वैल्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ आएंगी। वो उसका क्या मतलब है कि 12 plus 3 equals to 15 हमारे किसी काम का नहीं है, बिकॉज इससे ना हमें ए मिलेगा ना बी मिलेगा। However, if I use -8 plus 3a and if I set that equal to 7, इससे मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी, so 3a equals to 15, a equals to 5, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू निकालने के लिए I'm gonna go with these two, के -3b plus 2 equals to 2, वो क्यों, उससे 0 हो गया ये, and 0 divided by anything is 0, so b is 0। 24 PQ, अच्छा PQ का मतलब कि दोनों मेट्रिसेस को हमने करना है मल्टीप्लाई, तो ये रो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम से, सो 3 into -1 is -3, plus 4 into 1 is 4, yep, and -5 into 0 is 0। अब इसी रो की बारी है मल्टीप्लाई होने की इस कॉलम से, so 3 into 1 is 3, 4 into 0 is 0, -5 into -1 is +5, so -3 plus 4 is 1, and 3 plus 5 is 8, and that is your final answer, 1 8, ठीक है। Last question, find f of 3.2, alright, again decimal multiplication, so decimal multiplication 3 into 3.2, now let's forget that there's a decimal and just multiply, and let's just multiply 3 with 32, so that will give you 32 times 3 is what, is 96, ठीक है ना। अब since there are a total of there's just one decimal, तो ये हो जाएगा 9.6। अब 9.6 plus 7 कैसे होगा, प्लीज़ रिमेंबर दिस मेथड दैट व्हेनेवर यू आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टू डेसिमल्स, तो डेसिमल का अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। और ये हो जाएगा 6 plus 0 is 6, and 9 plus 7 is 16, तो 16.6 हमारा फाइनल आंसर आ गया, सही है। इसमें भी आप लोगों ने बहुत सारे सिली एरर्स किए थे, और वो क्या थे वो मैं भी डिटेल में नहीं जा रहा, I'll let you guys know in person if time allows, inshallah। So f inverse of x, f inverse of x का मतलब है कि इन्वर्स निकालने का वही तरीका, 3 स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल। पहले आप इसको y के बराबर करें, फिर आप x को सब्जेक्ट बना लें, y minus 7 equals 3x, x अभी भी सब्जेक्ट नहीं बना, y minus 7 over 3 अब बन गया, तो ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 हो गया। नाउ स्टेप 3 is that you replace x with f inverse of x and y with x, so x minus 7 upon 3, so ये हमारा इन्वर्स हो गया। तो इसी तरह से हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हो गया, ठीक है। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गाइस वॉच दिस वीडियो, ठीक है। एंड इफ देयर इज स्टिल एनीथिंग दैट्स अनक्लियर, लेट मी नो, आई इंशाल्लाह कवर दैट इन मोर डिटेल वंस आई गेट बैक। एंड पेपर 2 भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अपलोड कर दूँ, ऑल्दो आई एम वेरी शॉर्ट ऑन टाइम, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। आई विल सी यू गाइस सून इंशाल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।